नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर वाईफाई पर। दोस्तों, डीआरडीओ सितंबर 11 की नई वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी अर्थात एसटीबी के लिए अलग अलग ब्रांच जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, साथ ही साथ बीएससी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, बॉटनी और कई अन्य सब्जेक्ट में पोस्ट निकली है। तो आज इस वीडियो में हम हर सब्जेक्ट का पूरा डिटेल्स में सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी टेक्निकल हो गया, उसके बाद जो बीएससी का जो सिलेबस हो गया, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और उसके बॉटनी हो गई, तो उसके बारे में हम आप पूरा डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ आप स्लाइड्स में देख सकते हैं फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का, बॉटनी का और बाकी हमारा जो डिप्लोमा में जो ब्रांच होते हैं उसके बारे में सारे सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम CBT 1 के सिलेबस, जिसमें CBT 1 में जो पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश को सब पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या आपको CBT 1 को क्रैक करने के लिए आपको CBT 1 में क्या पढ़ना पड़ेगा। जब CBT 1 क्रैक हो जाएगी तो आपको CBT 2 के लिए क्या पढ़ना होगा। तो क्या है कि DRDO ज़्यादा टाइम देती नहीं है, इसीलिए आपको ज़्यादा भी फोकस करना है CBT 1 पर, लेकिन आपको उसको भी रिवाइज करते रहना है जो CBT 2 में आपको जो पूछा जाएगा। तो दोनों को एक साथ आप तैयारी लेकर चलिए, तब आपको आसान होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि CBT 1 में क्या क्या पूछे जाते हैं, क्योंकि जो भी STB पोस्ट के लिए जो अप्लाई करेंगे वो सब के लिए क्या होता है, CBT 1 क्या होता है, कॉमन होता है। तो जो CBT 1 होता है, CBT 1 सब के लिए क्या होता है, ऑल ब्रांचेज और जो भी जो BSc हैं, BSc में जो भी सब्जेक्ट हैं उन सब के लिए क्या होता है, CBT 1 क्या होता है, कॉमन होता है। तो CBT 1 कॉमन होता है तो क्या है कि इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं कि जो टायर 1 होते हैं, जिसे CBT 1 और CBT 2 आते हैं, तो इसके बारे में हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें जो CBT 1 होता है उसमें क्या पूछा जाता है और क्या कंटेंट रहती है, उसके बाद कितना मार्क का होता है और कितना ड्यूरेशन मिलती है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि जो टायर टायर 1 होती है, जिसे CBT 1 हम कहते हैं, तो वो जो हमारा होता है स्क्रीनिंग बेसिस पर होता है। कहने का मतलब हुआ कि वो सिर्फ छटनी करने के लिए लिया जाता है एक तरह से। कि क्या होता है कि बहुत सारे लोग फार्म भरते हैं, तो लोगों को छाँटने की जो प्रक्रिया होती है ना, जो CBT 1 में होती है, तो जो छाँटने की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, 1:8 में होती है। मतलब एक पोस्ट के लिए 8 लोगों को बुलाया जाता है CBT 1 एग्ज़ाम के बाद CBT 2 एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो CBT 1 होती है उसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो जो मेजर टॉपिक हमारा क्या हो गया, मैथमेटिक्स हो गई, फिर हमारा रीजनिंग हो गया, जनरल साइंस हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया और इंग्लिश हो गया। ये जो CBT 1 होती है, जो STAB पोस्ट के लिए 5 जो चीज़ें पूछी जाती है। तो पहला हमारा मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, अवेयरनेस हो गया और इंग्लिश हो गया। तो ये जो टोटल होते हैं जो 120 मार्क का पूछा जाता है, जिसके लिए 120 को नंबर दिया जाता है। जो टोटल ड्यूरेशन रहता है 90 मिनट का होता है। जो PWD कनेक्ट करते जो कैंडिडेट होते हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, लेकिन जनरली मोस्टली लोगों को 90 मिनट टाइम दिया जाता है 120 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें जो मैथ पूछती है वो कितना का होती है, 25 का रहती है। ये भी 25 का रहता है। ये सभी 25 का हो गया तो 25 को 100। ये होता है इंग्लिश 20 मार्क का होता है। तो कुल मिला के 120 मार्क का हमारा जो CBT 1 होता है, जो सभी जो भी पोस्ट के लिए होते हैं वो सब के लिए कॉमन एग्ज़ाम लिया जाता है। और जो इसमें जो जितनी वैकेंसी है उसका 8 गुना बुलाया जाएगा CBT 2 एग्ज़ाम के लिए। तो हम देखते हैं कि CBT 2 यहाँ है जो मेरिट बेसिस होती है। अगर आपको CBT 1 में रिजल्ट हुआ है तो आप CBT 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि जो CBT 2 में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। तो जो CBT 2 में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको जो आपका जो ब्रांच है, जैसे आपको आपने जो इंजीनियरिंग किया है, अगर मान लीजिए कि मैकेनिकल से किए हैं, इलेक्ट्रिकल से किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं, तो आपको उससे ही सिर्फ पूछा जाएगा 100 मार्क का। 100 मार्क का पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए आपको 90 मिनट दिया जाएगा। अगर आपका कोई अति ऑनर्स है या कोई आपका सब्जेक्ट है उसमें, जैसे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसमें क्या है कि मैथ रहती है, तो आप जिस सब्जेक्ट से भरेंगे
आपको उसी सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर बॉटनी से हैं, ऑनर्स है, तो आपको बॉटनी से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मैथ से आप फील कर रहे हैं तो मैथ से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जिस आप डिसिप्लिन से फील कर रहे हैं फॉर्म को, उससे आपको 100 क्वेश्चन CBT 2 में पूछा जाएगा और इसके लिए आपको 100 मार्क दिया जाएगा और 90 मिनट दिया जाता है, या ये दोनों में कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं रहती है। तो चलिए अब हम डिटेल्स में देखेंगे सिलेबस को कि CBT 1 पहले देखना है, क्योंकि CBT 1 अगर क्वालिफाई करेंगे तभी आपको CBT 2 में मौका मिलेगा। ये दोनों का एग्ज़ाम में लगभग 1 महीना या 1.5 महीना का गैप होता है, तो आपको पहले से प्रिपेयर होना है दोनों के लिए। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि जो CBT हमारा जो 1 होता है उसके बारे में देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे CBT 2 के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं मैथमेटिक्स के बारे में देखते हैं। तो जो मैथमेटिक्स होते हैं वो जो पूछे जाते हैं CBT 1 में 25 मार्क का पूछा जाता है, जिसमें जो सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स में, जो हमारा जो सेप्टम 10 हमने जो दिया था, सेप्टम 10 उसमें हमने एनालिसिस किया था, तो उसमें पता चला कि जो त्रिकोणमिति से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, कम से कम तो इजी टू मॉडरेट पूछे गए थे, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसका क्षेत्रमिति से 2 से 3 क्वेश्चन था। उसका APGP से पूछा जाता है, बीजगणित से पूछा जाता है, प्रयोक्ता से भी पूछा जाता है। उसका चाल समय दूरी, उसके बाद औसत, प्रतिशत, बट्टा, अनुपात सनुपात, मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये जो हम टॉपिक बता रहे हैं, जो हम अपना इस वीडियो में बताएंगे, ये जो टॉपिक होती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है, इतना तो आपको पढ़ के ही जाना है। तो ये तो मोस्टली जो 96% 98% इसी से हमारा जो भी है मैथ में आते हैं, या जो भी हम इस वीडियो में जो हम सब्जेक्ट वाइज चैप्टर को डिस्कस करेंगे, तो ये लगभग 95% जो क्वेश्चन होते हैं जो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। मतलब कि अगर मैथ को बता रहे हैं हम यहाँ पर, तो जो ये मैथ के हम जो चैप्टर बता रहे हैं, तो इसी से मोस्टली क्वेश्चन रहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि लाभ हानि से पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद काम और समय से पूछा जाता है। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन रहते हैं, और कभी कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी पूछ दिया जाता है। तो ये हमारा हो गया मैथ से। ये हमारा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मैथमेटिक्स से, जो CBT 1 में ये पूछा जाएगा। त्रिकोणमिति हो गया, ये सब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना तो आपको कर ही के जाना है। नेक्स्ट हमारा है जनरल साइंस। ये भी हमारा क्या होता है, जनरल साइंस भी 25 मार्क का पूछा जाता है। तो इसमें जो पिछला बार जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था 3 से 4, ये तरंग और ध्वनि से पूछा गया था। इससे न्यूमेरिकल पूछे गए थे, न्यूमेरिकल भी थे, और भी 1 नंबर दी लाइनर क्वेश्चन भी था। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से राइट हैंड फ्लेमिंग रूल पूछा गया था। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हम देखते हैं कि जनरल साइंस में और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है। तो फिर चुंबक तत्व पूछा जाता है, इससे पूछा जाता है, लाइट से पूछा जाता है, गुरुत्वाकर्षण से पूछा जाता है, कार्य और शक्ति से पूछा जाता है। उसके बाद गति और वेग, उसके बाद न्यूटन के जो नियम होते हैं 3, उससे पूछा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे सदिश और अदिश राशि से 1 पूछे गए थे। उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन से पूछा जाता है। तो ये हमारा क्या है, फिजिक्स का टॉपिक हो गया। तो इतने सारे जो चैप्टर हैं, ये फिजिक्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आपको एकदम हर हाल में कवर करना है, इससे आपको 95% फिजिक्स के क्वेश्चन आराम से पकड़ा जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं, तो एसिड एंड क्षार, एसिड बेस एंड साल्ट, इससे क्वेश्चन पूछे गए थे अच्छे खासे। उसके बाद गैस लॉ से पूछा गया था। ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो आपको पढ़ के ही जाना है। उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बोर हो गया, इसमें बोर मॉडल हो गया नहीं। उसके बाद हमारा जो और भी जो मॉडल होते हैं रदरफोर्ड का, वो सारे चीज़ें पूछे जाते हैं। परमाणु सिद्धांत में रासायनिक बंधन से पूछा जाता है, आणविक बंध हो गया, तो ये सारे इससे पूछे जाते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया था। उसके बाद ये हमारा जो मोल कंसेप्ट होता है, जो विलियन होता है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और पीरियडिक टेबल से तो एक नए क्वेश्चन आ ही जाते हैं। उसके बाद ईंधन से पूछे जाते हैं, कौन सा हमारा ईंधन है जो हमारा जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है और पोल्यूशन नहीं करता है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं हमारा कैटेलाइस्ट है या एलवाई। इसमें जो एलवाई से पिछला बार पूछा गया था कि जो ब्रॉन्ज है जो कैसा एलवाई है। हमने इससे पहले भी वीडियो बनाया है जिसमें CBT 1 के बारे में कुछ डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो जनरल साइंस होता है उसमें जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के बारे में हम यहाँ देखते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे जो पहले हम बात करेंगे कोशिका और उत्तक, ये जो सेल और टिश्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम से पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ हम बात करने वाले हैं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इसमें ब्लड आता है। उसको हम प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पूछा जाता है। जो रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र से पूछा जाता है। उसके बाद नर्वस सिस्टम, तो जो हमारा पिछला टाइम जो आया था पाचन तंत्र और ये हमारा जो परिसंचरण तंत्र, इससे काफ़ी क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन दिया था।
उसका ग्लैंड से क्वेश्चन पूछा जाता है, भारी और इसमें अंतर और भारी ग्लैंड होते हैं, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो बीमारी होती है जो ह्यूमन में, उससे पूछा जाता है, जेनेटिक से पूछा जाता है, और पोषण और विटामिन से कुछ क्वेश्चन होते हैं एक दो। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो ये जो बीमारी होगी ओनली एनिमल्स वाला पूछा जाता है, और ये जो भी बायोलॉजी से जो क्वेश्चन आते हैं जो ओनली एनिमल से रिलेटेड आते हैं, ये प्लांट से नहीं पूछा जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, एक इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये हमारा केमिस्ट्री हो गया, ये फिजिक्स हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, जनरल साइंस हो गया, मैथ हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रीजनिंग। रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक रहते हैं जिससे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं। उसके बाद क्या है, समानता से भी क्वेश्चन आते हैं। एनालॉजी से, उसके बाद डायरेक्शन से बड़े सा दे देता है लेकिन इजीली बन जाता है। क्लॉक से, हमारे कैलेंडर से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन आता है। नंबर सीरीज से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो टॉपिक है आपको कवर करना ही करना है, करके ही जाना है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे कि अल्फ़ाबेट सीरीज, जो अल्फ़ाबेट से जो रहते हैं कि हमारा इतना वैसे जो करने वाले, वो अल्फ़ाबेट सीरीज से पूछा जाता है। उसके बाद जो अर्थमेटिकल रीजनिंग होते हैं कुछ, उससे पूछे जाते हैं। नॉन वर्बल से पूछा जाता है। उसके बाद रैंकिंग से रिलेटेड रीजनिंग जो होती है उससे पूछा जाता है। जो डिसीजन मेकिंग, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद कुछ आकृतियाँ, छिपी हुई आकृतियाँ होती है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काउंट करने के लिए आता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि हमारा जो क्यूब एंड डाई से क्वेश्चन पूछा जाता है, और मिरर एंड इमेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक है, जो रोज रीजनिंग की काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको कवर करना है। तो अब नेक्स्ट हम देखने वाले जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में ये भी हमारा क्या होता है, 25 मार्क का पूछा जाता है 71 में। तो देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान से पूछा जाता है। जैसे संविधान में पूछा गया था पिछला बार कि हमारा जो आर्टिकल 71 किससे रिलेटेड है। तो आपको आर्टिकल कम से कम तो 50 तक तो याद ही करना है, नहीं तो कम से कम तो 35 तक याद कर लीजिए। क्योंकि हमेशा कभी 14 पूछता है, कभी 18 पूछेगा, कभी 19 पूछेगा, कभी 22 पूछेगा, कभी 21, इस तरह ये पूछते रहता है एग्जाम में। उसके बाद जो कल्चरल हेरिटेज से पूछा जाता है, सांस्कृतिक विरासत से पूछा जाता है। कुछ डांस के बारे में पूछा जाता है, कुछ कला जो है कहाँ क्या प्रचलित है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन आते हैं। जो मॉडर्न जो आंदोलन है, जो 1919 हो गया, 20 हो गया, 1935 हो गया, तो ये सारी चीज़ें, या 1858 संतावन, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, आंदोलन से पूछा ही जाता है एक एक। उसके बाद देखेंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन पूछा जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो एक तरह से करंट अफेयर ये वाला हो गया। उसके बाद हिस्ट्री से पूछा जाता है, भारत के इतिहास से। तो एक एक क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद जियोग्राफी से, नदियाँ से होती है, पहाड़ से क्वेश्चन दिया जाता है, तो जियोग्राफी से पूछा जाता है 71 में। उसके बाद इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि ये हमारा जो बजट, बैंकिंग, शेयर बाजार, इससे कभी कभी क्वेश्चन एक एक आ जाते हैं। उसके बाद देखेंगे कि पंचवर्षीय योजना, तो पंचवर्षीय योजना भी बंद हो चुकी है, फिर भी लेकिन पूछ लिया जाता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना कौन सी ईयर में आया था। तो इस तरह ईयर पूछ लिया जाता है, या इसमें क्या हुआ था, आर्थिक मंदी हुई थी, या ये कृषि पर ध्यान दिया गया था, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स से करंट अफेयर जैसा पूछ लेता है कि ये पूरा स्पोर्ट कब हुआ था, कौन जीता था, इस तरह। बुक ऑथर से भी पूछे जाते हैं। अवार्ड से हो जाते हैं, जो अभी करंट में 6 महीना तक के अंदर तक का ही पूछा जाता है। उसके बाद कुछ जो आविष्कार और खोज हुआ है, डिस्कवरी, उसके बारे में पूछे जाते हैं। तो इस वन क्या है, करंट अफेयर है। इंटरनेशनल और नेशनल हमारा जो संगठन होता है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद कुछ जो संक्षिप्त नाम होता है, इसरो का, आरबीआई का, यूएन का, इसका स्थापना या इसका स्थापना कब हुआ था, इसके बारे में पूछा जाता है। तो आपको अगर 71 में एक अच्छा स्कोर लाना है, तो आपको कम से कम तो 4 चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि हम भी करंट अफेयर पर उतना फोकस नहीं करते थे, फिर भी मेरा जो आया था 99.03 स्कोर आया था 71 में। तो हमने जो फोकस किया था मेनली रूप से, हम मैथ पर फोकस किए थे, प्लस रीजनिंग पर फोकस किए थे, फिर जीएस पर फोकस किए थे, उसके बाद इंग्लिश पर फोकस किए थे। बाकी जो स्टैटिक जो हमारा जो जीके होता है, उसको पढ़ते रहना। जैसे हिस्ट्री में कुछ हो गया, जियोग्राफी में हो गया, कुछ हमारा पॉलिटिक्स में आर्टिकल हो गया, तो इसको पढ़ना है। करंट अफेयर में जिनको इंटरेस्ट हो तो ठीक है, अगर मान लिया कि करंट अफेयर आपको कभी नहीं पढ़े हैं या उतना ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको उसको चलिए नेगलेक्ट ही करके चलना है। जो 99 पॉइंट जो ये जो हम बता रहे हैं, ये परसेंटाइज स्कोर होता है। परसेंटाइज का मतलब ये होता है कि अगर मान लिया कि हमारा जो शिफ्ट है उसमें लोग एग्ज़ाम दिया है, उसमें जो टॉपर अगर 90 नंबर लाया है, हमारा ना 88 है, तो 88 डिवाइडेड बाई 90, तो ऐसे इसका परसेंटाइज ये कैलकुलेट होता है।
तो ऐसा नहीं कि इतना ज़्यादा जाता है, 99 नंबर नहीं है, 99 जो परसेंट है, तो ये टॉपर के हिसाब से क्वेश्चन को कितना डिफिकल्ट है उसके अकॉर्डिंग ये परसेंटाइज डिसाइड होता है। तो आपको अगर CBT 1 में अच्छा स्कोर करना है तो आपको मैथ पर फोकस करना होगा, रीजनिंग पर करना होगा, साइंस पर करना होगा और इंग्लिश पर करना होगा। तो इसके हम देखेंगे जिस CBT 1 के बाद अब हमारा क्या है, जनरल अवेयरनेस होगा। इसके बाद हम अब और बताना चाहेंगे, इसको ख़त्म करने के बाद हम बताते हैं कि आपको मैथ कहाँ से पढ़ना है, उसके बाद इंग्लिश कहाँ से पढ़ना है। रीजनिंग तो लोग पढ़ लेते हैं और साइंस भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जो मैथ का जो लेवल रहता है इसमें थोड़ा डिफरेंट रहता है, और इंग्लिश भी थोड़ा सा रहता है क्योंकि इंग्लिश तो लोग उतना पढ़ते नहीं हैं। तो आपको इंग्लिश के बारे में ही तो हम बताएंगे कि कहाँ से और किस बुक से पढ़ें कि आपको CBT 1 में अच्छा स्कोर आए। तो सबसे पहले हम इंग्लिश के बारे में देख लेते हैं कि इंग्लिश में क्या क्या पूछे जाते हैं और क्या क्या पिछला बार पूछा गया था। तो यहाँ देखते हैं कि इंग्लिश में जो हमारा जो सबसे पहले होता है, हमारा क्या होता है, एक क्या होता है कि तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि होमोनेम्स हो गया। तो होमोनेम्स से क्वेश्चन ऐसे जनरली रहते हैं, एक एक कभी कभी रहते हैं। तो हमारा जो मेन ये हमारा एंटोनेम से रहता है, साइनोनेम से रहता है, तो इससे एक या दो ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। तो ये जो वोकैबुलरी की बात करते हैं तो वोकैबुलरी में उतना ध्यान हमें नहीं देनी है। वोकैबुलरी अगर पकड़ा गया तो ठीक है, तो साइनो एंटो को पकड़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, हमने देखा है इंग्लिश में। लेकिन स्पेलिंग करेक्ट स्पेल्ट एक आता है, करेक्ट स्पेल्ट होता है। कोई स्पेलिंग दे दिया जैसे हमारा यहाँ पर KNOWLED नॉलेज होता है, तो इसमें क्या होगा, एल की जगह पर ALA लगा देगा, तो इसको कहा जाता है करेक्ट स्पेल्ड कहा जाता है। तो इसी तरह आपको वर्ड दे देगा, 4 को वर्ड दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, आपको उसमें से करेक्ट जो वर्ड है उसको आइडेंटिफाई करना होगा। तो इसमें वोकैबुलरी में एक पोर्शन होता है जिसमें आप करेक्ट स्पेल को देख सकते हैं, और कुछ वर्ड फॉर्मेशन से अभी क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा वोकैबुलरी का ऑप्शन हो गया, पोर्शन हो गया जिससे क्वेश्चन आते हैं। उसका ग्रामर पर वाला पोर्शन हम देखते हैं। तो ग्रामर में हमारा क्या हो गया, स्पोर्टिंग एरर हो गया। कुछ हमारा जो सेंटेंस होता है उसमें देखते हैं कि क्या इसमें सेंटेंस में एरर हुआ है, इससे रिलेटेड देता है। उसके बाद देखते हैं कि फ्रेज एंड आइटम से आता है। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो ये जो हमारा था पिछला बार हमने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें हमारा एक तरह से कहिए तो हूबहू लग गया था, क्योंकि हमने जो टाइप पढ़ के गया था नरेशन का जो स्पेशल टाइप वाला वही सेम दिया था। बस टाइप सेम था क्योंकि वो जो अल्फ़ाबेट लिखा था वो डिफरेंट था, लेकिन जो हमने जो अपवाद वाला पढ़ के गया था वही सेम था, उसी टाइप का आया था। तो नरेशन आपको पढ़ के जाना है ग्रामर में, ये जो पकड़ा ही जाएगा आपको। उसका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी आपको आसानी से, ग्रामर वाला पोर्शन आसानी से आपको हो जाएगा, क्योंकि अगर टेंस को आपको अच्छा से आता है, प्रीपोजिशन आ जाता है, तो आपको आपको स्पोर्टिंग एरर पकड़ा जाएगा। उसके बाद नरेशन हो जाएगा और एक्टिव एंड पेंसिव वॉइस हो जाएगा। तो उसके बाद एक ग्रामर पोर्शन में इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्रहेंशन के बारे में देखते हैं। तो हम लोग काफ़ी डर रहे थे कि पता नहीं इंग्लिश में कितना नंबर आएगा, 10 नंबर आएगा या 5 नंबर आएगा 20 में। लेकिन जब कंप्रहेंशन देखे तो हम लोग को एक बार जब पढ़े थे हम तो मन खुश हो गया था, क्योंकि कंप्रहेंशन काफ़ी ईजी आया था। उसमें क्या था कि एक कंप्रहेंशन दे दिया था, उसके बाद उसमें उसमें कंप्रहेंशन उस तरह आया था कि उसमें जो कलर था उसमें रेड दिया था, उसमें और भी एनिमल्स का नाम दिया था, उसके लिए अलग अलग कलर कोडिंग किया था। ये ब्लैक है, रेड है, येलो है। तो वहाँ पर फिर आगे 2-4 लाइन और देने के बाद क्या हो गया, प्रश्न पूछा कि हमारा रेड के लिए कौन सा एनिमल डिफाइंड है। ऐसे ऐसे 2 क्वेश्चन ऐसे थे। उसके बाद उसका जो मेन हेडिंग होता है ना वो पूछ रहा था। तो एक तरह से कंप्रहेंशन काफ़ी इजी था। जो 5 दिया था एक में 5 में 5 बस आराम से बन जाता। तो आराम से हम बनाए भी थे। तो आपको भी ज़्यादा इंग्लिश हार्ड नहीं आने वाला है, बस आपको ध्यान देना है कि हमारा जो टॉपिक है पूछा जाता है ग्रामर वाला पोर्शन पर ध्यान देना है, नरेशन वॉइस टेंस और प्रीपोजिशन आर्टिकल्स पर ध्यान देना है। उसके बाद तो ये कंप्रहेंशन में ये सारे जो टॉपिक होते हैं पूछे जाते हैं। उसके बाद पासेज जो कंप्लीशन होता है उसके गद्यांश पूरा करना, उससे कुछ कंप्लीट मालिक अधूरा दे दिया तो क्या आएगा, वैसे ऑप्शन भी देते हैं। उसका रीअरेंजमेंट से भी एक क्वेश्चन आया था कि वाक को दे दिया तो उसको रीअरेंज करना था, तो इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद क्या है कि फाइनली एक कंक्लूजन निकालना होता है कि क्या इसका मीनिंग हुआ, तो इससे नहीं आए थे। लेकिन आपको तो हम ये बताएंगे कि इंग्लिश है और मैथ है, इसमें आपको कहाँ से करना है, हमने कहाँ से किया था और अच्छा स्कोर लाया था। तो हम सब यहाँ बताना चाहेंगे कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हम भी रेलवे की तैयारी कर रहे थे। तो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैथ तो हो जाएगा, साइंस भी हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगी, और
जीए जनरल अवेयरनेस भी थोड़ा तो पढ़ते हैं ये लोग, तो हो जाएगा। तो बात करते हैं हम यहाँ पर इंग्लिश की। इंग्लिश कहाँ से करें? तो इंग्लिश आपको करने के लिए हम बताते हैं कि आप यहाँ से इंग्लिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इंग्लिश जो किए थे, एक नीतू मैम का क्या होता है, बुक आता है। नीतू मैम का इंग्लिश का बुक आता है। उनका बुक आएगा या तो ऐप आएगा। तो आपको प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करना है, और उस ऐप में आपको इंग्लिश है जो नरेशन काफ़ी अच्छा से दिया है, सभी टाइप दिया था। पिछला बार हमने इन्हीं की बुक से नरेशन पढ़ा था और हू बहू लग रहा था, एक टाइप हू बहू लग गया था। उसकी उसी प्रकार एक्टिव पैसिव वॉइस भी इजीली आ जाता है, इसी से आता है। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, तो इससे आप ग्रामर वाला पोर्शन आसानी से कर सकते हैं। और उसके साथ साथ टेंस इससे पढ़ सकते हैं, नीतू मैम का बुक है उससे। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे कि इंग्लिश में और हमने क्या किया था दूसरा। तो दूसरा के लिए हम क्या किया था कि एसएससी एमटीएस का जो बुक होता है, एसएससी एमटीएस का, तो उस बुक को आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक होता है, उसको आप क्या है कि एवरी डे 1 सेट लगाइए उसमें। क्योंकि उसमें जो मैथ का जो लेवल होता है ना, हम बात करेंगे कि उसमें जो मैथ का जो लेवल होता है काफ़ी अच्छा होता है। मैथ हो गया और उसका जो इंग्लिश हो गया, उसके बाद इंग्लिश हो गया। तो ये दोनों पर हमने फोकस किया था, हमारा काफ़ी फ़ायदा हुआ था। जब हम एग्ज़ाम में बैठे थे तो हमें लगा था कि जो हमने एसएससी एमटीएस में जो मैथ लगाया है ना, उसी लेवल का डीआरडीओ पूछ रही थी। तो ये हम बता, एसएससी जो एमटीएस का जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है, एसएससी सीएचएसएल नहीं, ओनली एमटीएस लगाना है आपको, मैथ और इंग्लिश से। तो इंग्लिश में भी जो उसमें कंप्रहेंशन दिया रहता है, उसमें जो प्रीपोजिशन रहता है, करेक्ट स्पेल्ड रहता है, वो काफ़ी क्या होता है कि हमें एक तरह से एग्ज़ाम में मदद करता है, क्योंकि उसी टाइप का ही आता है। तो आप उसको एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर को आप परचेज करके आसानी से आप सेट को लगाइए, और मैथ और इंग्लिश आसानी से आपको हो जाएगा, नो टेंशन। दूसरा बात है कि आपको हमने बताया कि जो नीतू मैम का जो बुक है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको जितने भी इंग्लिश का जो ग्रामर वाला पोर्शन है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा सीबीटी 1 का आपको कंप्लीट गाइडेंस, पूरा सिलेबस के साथ हमने जो बताया कि आप कहाँ से पढ़ें, वो बुक हो गया, और साथ ही साथ हमने पूरा सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है। अब हम बात करने वाले हैं जो फाइनल, जो हमारा जिससे मेरिट प्रिपेयर होता है, जिससे क्या होता है कि मेरिट बनती है। तो ये हमारा क्या, उस वो हमारा क्या था, वो जो था एक तरह से स्क्रीनिंग वाला चीज़ था, लेकिन वो हमारा सबसे ज़्यादा मैटर करता है। क्यों? क्योंकि अगर हम सीबीटी 1 में आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो सीबीटी 2 में पहुंचेंगे ही नहीं। इसीलिए जो सीबीटी 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो है सीबीटी 2 भी मेन इम्पोर्टेंट है। ये तो अगर सीबीटी 1 आपने क्वालिफाई किया है तो हर हाल में अगर इसको कर लेते हैं किसी तरह, तो आप फाइनली आप सेलेक्ट हो जाएंगे, डीआरडीओ का सदस्य बन जाएंगे। और डीआरडीओ का जो फ्यूचर है काफ़ी ब्राइट है। यहाँ जो सेंट्रल का जॉब है, और आपको सिविलियन यहाँ इम्प्लाई होंगे, बहुत सारी सुविधा मिलती है, कैंटीन फैसिलिटी मिलती है, हेल्थ इशू में हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटी मिलती है, सैलरी भी डिप्लोमा लेवल या बीएससी लेवल पर काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि जो मैकेनिकल ब्रांच है, जो हमारा ब्रांच है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मैकेनिकल ब्रांच से क्या क्या सीबीटी 2 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखने वाले टॉपिक का नाम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और छोटे छोटे जो कंसेप्ट होते हैं वो पूछे जाते हैं। एस्टेंट ऑफ मटेरियल से पूछा जाता है, थियोरी मशीन से पूछा जाता है, वाइब्रेशन से क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं, उसके बाद डिजाइन से क्वेश्चन आते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद हीट ट्रांसफर से काफ़ी बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल दिया था, तो 2 दिया था, मुझसे एक ही बना था। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन रहते हैं, इजी इजी रहते हैं। उसके बाद मेटल कास्टिंग हो गया। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं मैकेनिकल में, ये इसमें मशीनिंग एंड मशीनिंग टूल से क्वेश्चन आते हैं, इन्वेंट्री से न्यूमेरिकल आते हैं, उसके बाद मटेरियल साइंस से क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद प्रोडक्शन मेजरमेंट से क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट हमारा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एनर्जी कन्वर्जन। तो ऊर्जा रूपांतरण से भी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी सारा प्लांट होता है, तो इसमें सौर प्लांट में कैसा है एनर्जी का कन्वर्जन होता है, ऐसा कुछ पूछता है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का। काफ़ी लोग डाउट में थे कि फिजिक्स से क्या क्या टॉपिक रहेगा, तो चलिए आपका ये टॉपिक है कि फिजिक्स से इतने सारे टॉपिक रहने वाले हैं, यहाँ देख सकते हैं। टोटल लगभग 20 टॉपिक्स है आपको कवर करना है सीबीटी 2 के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि जो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, भौतिक संचार और मापन से क्वेश्चन आता है, उसका काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं, लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन आता है, वर्क एनर्जी एंड पावर से, उसके बाद द मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो हमारा जो सिलेबस जो हमने प्रिपेयर किया है, एक तरह से हमारा जो जितने भी डीआरडीओ में साथी जो वर्क कर रहे हैं उनसे हमने भली भांति पूछा है कि आखिर हमारा फिजिक्स का भी फ्रेंड है, कुछ लोग मैथमेटिक्स का भी हैं,
तो भली बात हम पूछे हैं कि हाँ क्या क्या टॉपिक रहती है, काफ़ी इसमें मेहनत लगा है बनाने में। तो हम ये फाइनली पूरा सिलेबस CBT 2 के लिए बना पाए हैं। तो आप ये जो हम टॉपिक बता रहे हैं काफ़ी, ये मोस्टली 95% आपको क्वेश्चन को कवर कर जाएगा। तो यहाँ नेक्स्ट हम बात करने वाले ग्रेविटेशन, ये गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो बल्क मैटर होता है, प्रॉपर्टी होता है बल्क मैटर, उससे क्वेश्चन होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस, तो इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। उसके बाद ऑक्सीलेशन एंड वेव्स से क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक से आते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट एंड मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, ये काफ़ी जो फिजिक्स का जो फेवरेट टॉपिक है। तो ये सारी चीज़ें है जो चैप्टर है, इसमें आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप एक तरह से रिवाइजिंग करते चलिए इसको। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, ड्यूल नेचर ऑफ द मैटर एंड रेडिएशन हो गया, एटम एंड न्यूक्लियस हो गया, नाभिक और परमाणु, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गया और कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये था जो फिजिक्स का जो आपको CBT 2 के लिए 100 मार्क का, यही हमारा एक तरह से रोड मैप है। ये जो सारे जो टॉपिक है फिजिक्स के लिए, आपको एक तरह से एक टॉपिक है जो काफ़ी अपने आप में डीप है। तो आपको हर टॉपिक को कवर करना है, अच्छा से पढ़ना है। इससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव को अच्छे अच्छे बुक से लगाना है, या आप टेक्स्ट बुक पर कर सकते हैं, जो भी ये ऑनलाइन सेट है या ऑफलाइन आप कर सकते हैं। लेकिन ये सारे टॉपिक आपको कवर करना ही करना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले मैथमेटिक्स से, जो काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि मैथमेटिक्स से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मैथमेटिक्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तरह से चूँकि आप क्या है कि BSc लेवल का, आप BSc लेवल पर BSc जो क्वालिफिकेशन पर आप STB के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपको BSc लेवल का ही मैथ पूछा जाएगा। तो कहने का मतलब है कि BSc में जो आप पार्ट 1 में जो मैथ पढ़ा है, पार्ट 2 में जो मैथ पढ़ा है, पार्ट 3 में जो मैथ पढ़ा है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे हमारा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, सेकंड ईयर में पढ़ा है, थर्ड ईयर में पढ़ा है, तो उसी से पूछा जाता है। उससे कहीं फादिल नहीं रहता है, उसमें कोई मैथ नहीं देता है। तो जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स से ही पूछा जाएगा, जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री से ही पूछा जाएगा, और कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं पूछने वाला है। लेकिन आपका मैथ है तो सिर्फ मैथ से रहेगा, लेकिन मैथ का जो लेवल रहेगा वो कोई नीचे वाला नहीं रहेगा। कहने का मतलब है कि कोई लाभ हानि नहीं, परसेंटेज नहीं रहेगा, ऐसा मैथ नहीं पूछने वाला है। वो जो पूछना था आपको CBT 1 में पूछ लिया है। लेकिन जो आप सिलेक्शन ले रहे हैं BSc पर, वो आप BSc पर ले रहे हैं STB पोस्ट के लिए, तो आपको आपको पार्ट 1 से BSc पार्ट 1 में जो क्या पढ़ा, तो कुल मिला के जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होती है ना, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो मैथ में क्या क्या टॉपिक रहती है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, एनालिसिस। एक क्या है, एक बुक है BSc, एक तरह से BSc में। उसके बाद कम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, कम्प्लेक्स नंबर जो हमने 12th में पढ़ा था वही वहाँ कम्प्लेक्स एनालिसिस होता है। तो उससे आपको पूछा जाएगा मैथमेटिक्स में। उसके बाद लीनियर अलजेब्रा से पूछा जाता है, फिर अलजेब्रा हो जाता है। उसके बाद लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन से पूछा जाता है, टोपोलॉजी से पूछा जाता है, उसका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा जाता है, उसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका न्यूमेरिकल एनालिसिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका कैलकुलस और वेरिएशन से। तो आपको कैलकुलस जो इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इस से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स से, शास्त्रीय यांत्रिकी से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। फिर एक्सप्लेनेटरी डाटा एनालिसिस से पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारा मैथ में एक टॉपिक है यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, ये भी BSc में एक चैप्टर होगा जिससे क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। तो इतने सारे मैथ के टोटल 13 चैप्टर है, इसको आपको कंप्लीट करना है और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आपको मटेरियल को जुगाड़ करना है और पढ़ना है और एक तरह से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हम बात करने वाला है बॉटनी। बॉटनी से अगर आप STB के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो आपको हम यहाँ देखते हैं कि क्या क्या आपको चैप्टर पढ़ना होगा बॉटनी में। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, सेल बायोलॉजी हो गया, कोशिका जीव विज्ञान हो गया। तो इससे आपको पूरा एक तरह से कवर करना होगा। जेनेटिक्स हो गया, उसका प्लांट ब्रीडिंग हो गया, पादप का प्रजनन हो गया, उसका डाइवर्सिटी ऑफ द आर्कियोनाइट्स हो गया। उसके बाद हमारा क्या हो गया, एनाटॉमी हो गया, शारीरिक का जो अंग संरचना होती है उससे पूछा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिकल लैब जो होते हैं बॉटनी में, उससे आपको रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन बनाया जाएगा, दिया जाएगा। उसके बाद प्लांट इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद फाइटोग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर क्या है, बायोलॉजी डाइवर्सिटी, तो माइक्रोबायल से डाइवर्सिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जो शैवाल होते हैं, फंगी होते हैं, तो एक तरह से क्या है, ये बॉटनी में क्या होगा, एक तरह से ये सब्जेक्ट होगा।
एक तरह से इसकी अलग बुक होगी, सेल बायोलॉजी की अलग बुक होगी। तो जैसे हम लोग डिप्लोमा में जो पढ़ रहे हैं, हर एक चैप्टर का एक अलग बुक होता है। तो इस तरह इतनी सारे जो टॉपिक है, आपको टोटल 11 टॉपिक को आपको कवर करना है और अच्छी तरह से डीपली पढ़ना है। इससे ही आपको क्वेश्चन को वहाँ पर CBT 1 में पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे पहले जो हमारा जो चैप्टर है, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड हमारा क्या है, फील्ड। तो विद्युत परिपथ और क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे दोस्तों से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो उन्होंने बताया। तो उसके बाद सिग्नल एंड सिस्टम से पूछा जाता है, उसका इलेक्ट्रिकल मशीन से पूछा जाता है काफ़ी क्वेश्चन। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, पावर सिस्टम हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट हो गया, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से पूछा जाता है। तो ये क्या है कि इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो लोग क्या है कि तैयार करके खाली इलेक्ट्रिकल जाता है, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी कुछ कुछ पढ़ना चाहिए, क्योंकि DRDO में क्वेश्चन हमने देखा था पिछला बार। लोग बोल रहे थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले कि अरे हमारा में तो इलेक्ट्रॉनिक्स दे दिया, ये हमारा थोड़ा दिक्कत हो गया। लेकिन आपको पूरा तैयारी करके जाना है। उसका क्या हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव से पूछा जाएगा। उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 9 टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आप जो अपने मन से जो देखते हैं वो तो सही है, लेकिन आपको 9 जो चैप्टर है कंप्लीट करना है हर हाल में, क्योंकि इससे लगभग आपको 90 से 95% क्वेश्चन कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में हम देखेंगे कि क्या क्या हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला बेसिक ऑफ सर्किट्स एंड मेजरमेंट सिस्टम, ये हमारा इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैकेनिकल मेजरमेंट से पूछे जाते हैं, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन से पूछा जाता है, उसका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछा जाता है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछा जाता है, सिग्नल से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या है, सिस्टम एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट से पूछा जाता है, कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसेस कंट्रोल से पूछा जाता है, एनालिटिकल से पूछा जाता है, एंड ऑप्टिकल एंड बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से पूछा जाता है। तो इसमें अब हमारा जो इंस्ट्रूमेंटेशन था उसमें हमारा इतना टोटल 11 टॉपिक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना आपको कवर करना ही करना है। नेक्स्ट हमारा है सिविल इंजीनियरिंग। तो देखेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या जो जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि कौन सा हमारा जो मेन टॉपिक्स होता है, मेन चैप्टर होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा सब पहला जो टॉपिक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो सिविल में क्या होते हैं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्या है कि जो डिप्लोमा में जो ये करते हैं सिविल से, तो वहाँ पर क्या होता है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक मैथ रहता है, तो वहाँ उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ सिविल इंजीनियरिंग में ओनली पूछे जाते हैं, बाकी अलग ब्रांच में नहीं पूछा जाता। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंजीनियरिंग, परिवहन अभियांत्रिक से पूछा जाता है। उसके बाद कैड से क्वेश्चन कुछ रहते हैं। सिविल में क्या होता है कि ड्राइंग वगैरह बनाना रहता है, डिजाइन करना रहता है ना, वो जो भी ब्रिज का ये वो, तो इसलिए कैड से भी क्वेश्चन रहते हैं। इंजीनियरिंग में क्या, फिजिक्स से रहता है। उसके बाद जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से रहता है। उसके बाद हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग से रहता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग से रहता है, क्योंकि इसका जो चैप्टर है डिप्लोमा में पढ़ने के लिए, ये सारे क्या एक तरह से बुक है, तो इससे तो आपको क्वेश्चन पूछा ही जाना जाएगा। डिजाइन एंड ड्राइंग ऑफ आरसी स्ट्रक्चर पूछा जाएगा। उसके बाद हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एंड इरिगेशन से पूछा जाएगा। उसके बाद अल्टरनेटिव बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी से पूछा जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट हमारा जो 11 नंबर टॉपिक है, जो चैप्टर है ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। उसके बाद केमिस्ट्री से पूछा जाएगा। उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन से पूछा जाएगा। उसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया। उसके बाद हाइड्रोलिक मशीन हो गया। जो उसके बाद नेक्स्ट हमारा है बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग। नेक्स्ट इसमें चैप्टर को देखने वाले हैं कि क्या है, डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर एलिमेंट। तो डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर से पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल से पूछा जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स। उसके बाद हमारा क्या है, डिजाइन एंड ड्राइंग ऑफ ब्रिज हो गया, और अर्थक्वेक रेसिस्टेंस ऑफ डिजाइन, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतने सारे जो टॉपिक हमारा है ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, काफ़ी थोड़ा लंबा सिलेबस है। उसके बाद इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी हो गया। तो ये सारे जो टॉपिक हैं इसके जो पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। तो ये जब टॉपिक है इससे कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपको कवर करना है। नेक्स्ट हमारा है केमिस्ट्री।
तो केमिस्ट्री में देखेंगे कि कौन कौन से हमारा जो टॉपिक है, जो चैप्टर है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो केमिस्ट्री को 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है, 3 भागों में बांट कर क्वेश्चन एक तरह से पूछते हैं। तो जो केमिस्ट्री होता है लगभग 3 भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें भौतिक रसायन होता है, जिसमें जो क्वेश्चन आते हैं इसके स्ट्रक्चर से आते हैं। उसके बाद क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से आता है। उसके बाद ग्राउंड थ्योरी हो गया, नहीं सॉरी ग्रुप थ्योरी हो गया, समूह सिद्धांत, उसका काइनेटिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। उसके बाद सरफेस एंड इंटरफेस से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट केमिस्ट्री में बात करने वाले हैं हम, भौतिक रसायन हो गया। उसके बाद क्या हो गया यहाँ पर, अकार्बनिक रसायन। तो केमिस्ट्री में अकार्बनिक रसायन में क्या क्या पूछा जाता है, मेन ग्रुप एलिमेंट से क्वेश्चन आते हैं, सॉलिड से आते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से आते हैं। उसके बाद क्या होता है, ऑर्गेना मेटालिक्स, इससे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, यहाँ काफ़ी डीपली पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इसमें से ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, संक्रमण तत्व, उससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, अकार्बनिक रसायन हो गया, जिससे क्वेश्चन आते हैं। ये सारे हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद क्या है, विश्लेषण, उसका इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस हो गया। उसके बाद बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। तो ये केमिस्ट्री के क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे आपको आपको पढ़ना है और इससे क्वेश्चन आते हैं DRDO की जो CBT 2 एग्ज़ाम होती है उसमें। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या होते हैं, तो स्टेरियो केमिस्ट्री होता है, त्रिवियम जो रसायन होता है 3D उससे आते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म से आते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक सिंथेसिस से आता है। उसके बाद हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से आता है, जो विषम चक्रीय यौगिक होता है उससे। उसके बाद बायोमोलिकुल से आता है। उसका पेरिसाइक्लिक रिएक्शन एंड द फोटोकेमिस्ट्री से इससे क्वेश्चन, इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये सारे जो टॉपिक है केमिस्ट्री के, आपको एक तरह से CBT 2 अगर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये सारे जो टॉपिक है आपको एक तरह से अच्छी से प्रिपरेशन करनी है। तो हमारा जो ये वीडियो बनाने का जो मकसद था, जो आपको एक तरह से अवगत कराना था कि आखिर जो हम पोस्ट भरने वाले हैं, आखिर वो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो इससे आप भली बात ही पता लगा सकते हैं कि जो आपने जो पढ़ा है उस चीज़ों को ही आपको एक तरह से डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। और एक तरह से किस तरह जो क्वेश्चन आएगा, किस तरह टॉपिक से आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो में। तो ये सारे जो टॉपिक है आपको कवर करना है अगर आप CBT 1 और CBT 2 में क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि एग्रीकल्चर से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या चैप्टर रहते हैं एग्रीकल्चर में। तो सबसे जो पहला चैप्टर होता है फार्म मशीनरी एंड पोस्ट हार्वेस्टर टेक्नोलॉजी। तो चूँकि क्या है, कृषि है, तो कृषि रिलेटेड ही क्या आएगा, रिलेटेड क्वेश्चन ही आएगा। उसका क्या होगा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमिक प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस एंड मेट्रोलॉजी। तो सस्य विज्ञान, सिद्धांत, अभ्यास और मौसम विज्ञान, फसल रिलेटेड होता है। ये सारे चैप्टर हमारा हो गया। नेक्स्ट इसमें देखेंगे एग्रीकल्चर में सॉलिड एंड फर्टिलिटी मैनेजमेंट से आता है। नेक्स्ट चैप्टर है प्लांट प्रोटेक्शन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर एप्लीकेशन से आता है। उसके बाद क्या है, लाइव स्टॉक पोल्ट्री मैनेजमेंट हो गया, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन हो गया एंड द कॉफ रियरिंग से आता है। क्या क्या है इसमें, कुक्कुट पालन हो गया, कृत्रिमी गर्भवती गर्भाधान और बछड़ा पालन। तो कहने का मतलब कि आपने जो एग्रीकल्चर से चूँकि क्या ग्रेजुएशन किया है, तो आपने एग्रीकल्चर से किया है, तो आपको एग्रीकल्चर से जो पढ़ा है, कितना पढ़ा है, वो आपको सबको यहाँ पर मापा जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है क्या है, एनर्जी एंड इन्वायरमेंट। इससे क्वेश्चन आएगा। ब्रीडिंग एंड सीड प्रोडक्शन से आएगा। फिर क्या है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से आएगा आपको क्वेश्चन। उसका नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है क्या है, कमर्शियल एग्रीकल्चर से आएगा। क्योंकि कमर्शियल एग्रीकल्चर अभी क्या है, अभी आज के युग में लोग ज़्यादा करना पसंद करते हैं। तो इससे हमारा जो क्वेश्चन आएगा, हॉर्टिकल्चर क्रॉप कल्टीवेशन आएगा, टेक्निक आ गया, ड्राई फार्मिंग एंड द एग्रो फॉरेस्ट्री आ गया, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये था हमारा क्या था, एग्रीकल्चर का जो मेन जो हमारा जो चैप्टर है, इसको जो आपको कवर करना ही करना है अगर आप एग्रीकल्चर से अप्लाई करें फॉर्म को। तो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर सब्जेक्ट रहने वाला है मेटलर्जी के बारे में हम बात करेंगे कि मेटलर्जी में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले मेटलर्जी को भी 3 पार्ट में यहाँ डिवाइड किया गया है। आप डिवाइड करके एक तरह से पढ़ सकते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया और 3, टोटल 4 भाग में डिवाइड करके आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेटलर्जी में पहला कैरेक्टराइजेशन एंड एनालिसिस होता है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड इलेक्ट्रॉन्स हो गया, उसके बाद माइक्रोस्कोप हो गया,
उसके बाद हो गया करेक्टराइजेशन टेक्निक, उसका क्या हो गया नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग NDT। तो ये सारे जो टॉपिक हो गया 1 2 3 4 टॉपिक आपको पढ़ना है इसमें। हमारा क्या हो गया करेक्टराइजेशन एंड एनालिसिस में। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मेट्रोलॉजी में ही मैकेनिकल एंड फिजिकल मेट्रोलॉजी। तो इसमें जो पहला टॉपिक क्या है मैकेनिकल वर्किंग एंड ऑफ मटेरियल्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या हो गया फिजिकल मेट्रोलॉजी एंड मटेरियल्स हो गया इंजीनियरिंग। उसके बाद क्या हो गया मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स हो गया, फेज ट्रांसफॉर्मेशन एंड हीट ट्रीटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है ट्रांसपोर्ट ऑफ फिनोमेना। तो इसमें भी इतना सारा टॉपिक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटलर्जी में आपको पढ़ना रहेगा एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी एंड प्रोसेसिंग। तो इसके में आपको क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है चैप्टर, तो नॉन फेरस एंड एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी पढ़ने की ज़रूरत है, फेरस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद क्या है इसमें पाउडर मेटलर्जी हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रो मेटलर्जी एंड क्रोजन हो गया, मिनरल्स प्रोसेसिंग हो गया, यूनिट प्रोसेस इन एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी हो गया, फाउंड्री टेक्नोलॉजी हो गया। तो ये सब क्या है मेटलर्जी में, एक तरह से मेटलर्जी में आपको चैप्टर हैं जो आपको CBT 2 में इसी से क्वेश्चन आएंगे। उसका फंडामेंटल कंसेप्ट में क्या आ गया है मेटलर्जिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स। तो ये सारे जो चैप्टर हो गए मेटलर्जी के लिए हो गए। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि ऑटोमोबाइल, क्योंकि ऑटोमोबाइल का भी सीट आता है इसमें। तो ऑटोमोबाइल यानी अगर आप से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या क्या टॉपिक और चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं पहला फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी। पहला हो गया जो मैकेनिकल से कॉमन होता है, मैकेनिकल वाले भी इसको पढ़ते हैं। उसका क्या हो गया मैन्युफैक्चरिंग मेथड हो गया, उसके बाद इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स हो गया, उसके बाद हीट ट्रांसफर एंड कंबसन हो गया, उसके बाद क्या हो गया स्ट्रेंथ्स ऑफ मटेरियल्स हो गया। नेक्स्ट क्या है ऑटोमोटिव डिजाइन इंजन। उसके बाद इसमें जो चैप्टर पढ़ने वाला है ऑटोमोबाइल में ऑटोमोटिव पोल्यूशन एंड कंट्रोल पढ़ सकते हैं, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका। नेक्स्ट हमारा जो क्या है ये हो गया, उसके बाद मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, पावर यूनिट्स एंड ट्रांसमिशन हो गया, ऑटोमेटिक पेट्रोल इंजन हो गया, उसके बाद एनालिसिस एंड न्यूमेरिकल मेथड हो गया और व्हीकल बॉडी इंजीनियरिंग हो गया। तो ये सारे जो टॉपिक है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखने वाले केमिकल इंजीनियरिंग के लिए कि क्या क्या टॉपिक पढ़ा जाता है केमिकल इंजीनियरिंग में। तो केमिकल इंजीनियरिंग में सबसे पहला जो जो होता है इसको प्रोसेस कैलकुलेशन एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें जो पढ़ने के लिए रहता है जो चैप्टर रहेगा आपको प्रोसेस कैलकुलेशन रहेगा, इसको आपको पढ़ने की अच्छी तरह से डीप तरीके से पढ़िए क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद इसमें क्या हो गया थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मैकेनिकल ऑपरेशन में क्या आ गया, तो फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया और मैकेनिकल ऑपरेशन हो गया। नेक्स्ट इसमें क्या हो गया कि केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। तो केमिकल जो रिएक्शन इंजीनियरिंग होता है उसमें क्या आपको पढ़ना है, तो उसमें आपको एक तरह से रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने और रिएक्टरों के डिजाइन करने का अध्ययन जो इससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन है आपको अब प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। उसका केमिकल टोपोलॉजी की बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो इसमें क्या होता है इसमें रासायनिक प्रक्रियाओं को औद्योगिक पैमाने पर लागू करने जैसे पेट्रोकेमिकल्स हो गया, फार्मास्यूटिक्स हो गया, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्या हो गया हीट ट्रांसफ़र। तो हीट ट्रांसफ़र हो गया उसमें एक तरह से जो इसमें कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, रेडिएशन होता है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसको मास ट्रांसफ़र से पूछा जाएगा, जैसे कोई अगर गैस है लिक्विड है तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उसको कैसे क्या प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ों के अध्ययन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन केमिकल इंजीनियरिंग में पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये था CBT 1 और CBT 2 का एक तरह से ऑलमोस्टली जो कंप्लीट सिलेबस के बारे में हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर हमने जो भी ऑलमोस्टली जितने भी CBT 2 के लिए जो एलिजिबल जो पोस्ट हैं जो सब्जेक्ट हैं एग्रीकल्चर हो गया, यहाँ पर हमने डिस्कस किया मेटलर्जी के बारे में डिस्कस किया, केमिकल के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, उसके बाद केमिस्ट्री के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो मैथमेटिक्स हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, तो ये सारी चीज़ें के जो सिलेबस था ऑलमोस्टली हमने डिस्कस कर दिया है। बाकी जो CBT 1 जो सबके लिए जो कॉमन है वो हमने पूरी कंप्लीट तरीक़ा से डिस्कस किया है। तो आप इस चीज़ों को एक तरह से अपने दिमाग में रखिए कि हम ये सारे जो टॉपिक है जो चैप्टर है जो पढ़ना है और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए क्योंकि अभी जो वैकेंसी है जो आ चुकी है और जल्द ही इसका ऑनलाइन भी फॉर्म फिलिंग जो स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह के अपडेट और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।